नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया दंगल का। कश्मीर में अलगाववाद को भड़काने के लिए अब तक केवल पाकिस्तान की बोली बोली जाती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला ने क्या अब चीन की सरपरस्ती भी हासिल कर ली? यह सवाल उठा है फारूक अब्दुल्ला के एक बयान के बाद। आज तक से इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि चीन के जोर से आर्टिकल 370 को वापस बहाल किया जा सकेगा। अब फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया और कहा है कि फारूक का बयान देश विरोधी है और वो ऐसे बयान बार बार देने वाले रिपीट ऑफेंडर है। इसी के साथ बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं, खासतौर पर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि उनके सुर भी चीन और पाकिस्तान के साथ मेल खाते हैं। तो दंगल में आज मुद्दा है, क्या 370 के प्यारे अब होंगे चीन के सहारे? बताएंगे आपको दंगल में हमारे साथ कौन कौन से मेहमान आज हैं, लेकिन पहले जरा पूरी रिपोर्ट देखिए और फारूक अब्दुल्ला का बयान भी सुनिए। देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, मैंने तो चीन के प्रेसिडेंट को कभी यहां बुलाया नहीं। हमारे वजीर आजम ने उसको गुजरात भी बुलाया, उसे झूले पे भी बिठाया, उसे चेन्नई भी ले गए, वहां भी उसको खूब खिलाया, मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया और उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस ज़ोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। आज तक को दिया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का ये वो बयान है जिसने आर्टिकल 370 पर राजनीति को फिर गरमा दिया है। आर्टिकल 370 को बहाल करने के लिए कश्मीरी पार्टियां पहले भी बयान दे चुकी हैं, लेकिन फारूक ने इसमें चीन की एंट्री करा दी। उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस ज़ोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। फारूक अब्दुल्ला के बयान को बीजेपी ने देश विरोधी कहा है और फारूक के साथ साथ कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया है। जहां तक फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी जी का सवाल है, मैं तो उनसे कहूंगा कि आप दोनों डुप्लेक्स बना के रहिए। आप दोनों को अगर हिंदुस्तान के बाहर सारे देश अच्छे लगते हैं, आपको लगता है हिंदुस्तान में टॉलरेंस नहीं है, हिंदुस्तान में सहिष्णुता नहीं है, आर्टिकल 370 को दूसरे देशों से उनके मदद के माध्यम से आर्टिकल 370 को पुनः स्थापित करना है, आपको लगता है जैसे मणिशंकर अय्यर ने जाके पाकिस्तान में कहा था कि मोदी की सरकार को गिराना होगा, तो ये दोनों, चाहे फारूक गांधी कहिए या राहुल अब्दुल्ला कहिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। 5 अगस्त 2019 को संसद में आर्टिकल 370 हटाने का ऐलान हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की और चीन ने उसका साथ दिया। अभी पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ चीन ने तनाव बना रखा है। ऐसे में राहुल और फारूक को एक तराजू में तौलकर बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साध रही है, क्योंकि राहुल लगातार सरकार पर चीन के सामने सरेंडर करने का आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते, 15 मिनट नहीं लगते। उठा के हमारी सेना, हमारी वायु सेना उठा के चाइना को 100 किलोमीटर पीछे कर दी। कश्मीर और चीन का मसला राष्ट्रीय पार्टियों के मद्देनजर संवेदनशील है, लेकिन फारूक का 370 वाला ताजा बयान कश्मीर की पाकिस्तान परस्ती वाली राजनीति को बचाए रखने की कोशिश भी हो सकती है। आपकी पार्टी क्या करेगी अब रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370? भैया आगे आगे देखे होता है क्या? अभी से तुम क्यों घबराते? श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ डॉक्टर समीर कौल होंगे, वो प्रवक्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी होंगे, वो प्रवक्ता है बीजेपी के और राज्यसभा के सांसद हैं। हमारे साथ सलमान निजामी हैं, कश्मीर से आते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हालांकि यहां कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर शामिल नहीं है। हमारे साथ सुशील पंडित हैं,
वो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, रूट्स इन कश्मीर से जुड़े हुए, फाउंडर मेंबर उसके। इरफान हफीज लोन हमारे साथ हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कश्मीर से आते हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। जैसे जैसे और मेहमान जुड़ते जाएंगे हम आपसे उनका तारुफ और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले सलमान निजामी, पहले तो पाकिस्तान पाकिस्तान करते थे, अब चीन चीन भी करने लगे क्या फारूक अब्दुल्ला? देखिए, जब फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली में भारत माता की जय बोलते थे तो आप सेलिब्रेट करते थे। हाँ तो करेंगे। आज वो चाइना की बात कर रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। अब मैं इस पूरे मामले में मैंने जो स्टेटमेंट देखा, हमारी पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी का स्टेटमेंट आपने दिखाया, उन्होंने बोला हमारे में ताकत है कि चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बीजेपी हो, जम्मू कश्मीर से उखाड़ के फेंक देंगे तीनों को। और जो बात हम ये हो रही है कि अब चाइना का देखिए वहां के मुसलमानों का क्या हाल किया है चाइना ने, तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे। मैंने पहले कह दिया कि आप आजाद आवाज के तौर पे बैठे हैं, पार्टी दफ्तर से फोन करके कोई डांटेगा नहीं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो और राहुल गांधी की तारीफ क्यों नहीं कर रहे हो। मेरा सवाल फारूक अब्दुल्ला पे है, बड़ा सीधा सीधा। क्या आप उनकी बात से सहमत हैं जब वो कहते हैं कि चीन भी खुश नहीं है और चीन की मदद से वापस रिस्टेट करा लेंगे 370 को? देखिए, 370 इस देश का अंदरूनी मसला है, ये ना चाइना ने दिया ना पाकिस्तान ने दिया। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। नेशनलिस्ट पार्टीज जो हैं, चाहे कांग्रेस हो या फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी है, उनको लड़ना चाहिए कि हमें चाइना का सहारा क्यों लेना या पाकिस्तान का सहारा क्यों लेना है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात पैदा हुए हैं, मैं कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट के साथ सहमत भी नहीं हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप दावा कर रहे थे कि मिलिटेंसी जो है जम्मू कश्मीर में खत्म हो जाएगी, और आज चाइना क्यों गुस्सा है और पीछे हटने का नाम क्यों नहीं ले रहा अब चाइना। और दूसरी तरफ से यहां से हमारी सरकार क्या कर रही है, मोदी जी क्यों नहीं वो 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं चाइना को, क्यों नहीं वो लाल आंख दिखा रहे हैं, तो और चाइना से उल्टा गरज ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं चाइना से। अगस्त से लेके अब तक ताकत नहीं है, इसके लिए हिम्मत नहीं है। सलमान निजामी, क्या आप फारूक अब्दुल्ला की यह सलाह मान लेंगे कि चलो चीन से हाथ मिला लेते हैं क्योंकि मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई 370 हटने से? नहीं, चीन के साथ कैसे हाथ मिलाएंगे? मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर का कोई भी वासी चीन के साथ हाथ मिलाएगा। हमारा मसला जो है भारत की सरकार के साथ है, भाजपा सरकार के साथ है, हमने इनके साथ लड़ना है। और जहां सिक्योरिटी इश्यूज की बात होती है वो हम साथ हैं यहाँ की फौज के। और मुझे नहीं लगता कि पर मैं एक सवाल का एक चीज मुझे समझ में नहीं आती सलमान, आप तो कश्मीर से आते हैं और आप कहते हैं कि जैसे मैं कश्मीर को जानता हूं बीजेपी वाले नहीं जानते हैं, इसलिए ये इधर उधर की बात करते हैं। जब आप कश्मीर को जानते हैं तो कोई व्यक्ति जो दिल्ली में भारत माता की जय का नारा लगाता है वो श्रीनगर जाते ही वो चीन की मदद क्यों मांगने की तरफ इशारा करने लगता है कि चीन की मदद से हम रिस्टेट करा लेंगे? चक्कर क्या है? लेकिन ये दो जगह अलग अलग जुबान क्यों होती है? आपने मौका किसको दिया? अगर स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर में था, मिलिटेंसी का पहले भी मुकाबला होता, और आज आपने मौका चाइना और पाकिस्तान को दिया, अपने लोगों को नजरबंद कर दिया, तो इसलिए चाइना को वेलकम कर दोगे आप? लोगों के हक छीन लिए, तो आप चाइना से वेलकम कर लोगे? आप चाइना को कहोगे आ जाओ, चाइना और वेलकम है जी आपका। आपने मौका दिया ना उनको, जैसे पहले पाकिस्तान को वेलकम करते थे आप, चोरी छुपे पर्दे के पीछे से आतंकवादियों को घरों में पनाह देते थे और सेना के ऊपर पत्थर मारते थे, वैसे अब चीनियों को बुला लोगे अंदर? 370 जो है वो पाकिस्तान ने नहीं दिया सर, चाइनीज को अंदर बुला लोगे? जैसे पहले पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देते थे अब चाइनीज को पनाह दोगे? इस वक्त हालात क्यों नहीं? अब चाइनीज को छुपाओगे? अब चाइनीज की पैरवी करोगे बैठ के? जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है? सलमान निजामी, मेरे सवाल का जवाब क्यों तो नहीं दीजिए। तरक्की हो रही है जम्मू कश्मीर में? लगते हैं क्यों मोदी जी डर रहे हैं चाइना आप को? भाषण देने लगते हैं, ये क्यों कोई नहीं पॉलिटिकल रैली नहीं है सलमान निजामी। और रैली होगी तो वहां आपकी पार्टी आपको भेजेगी नहीं, हम बुलाते हैं तो आपको लगता है यहीं से भाषण दे लूं मैं, शायद इसी में 4 वोट मिल जाए। भाषण की बात नहीं है ना। अगर आप सलमान निजामी, मैंने बड़े सीधे सवाल पूछे आपसे कि क्या आप फारूक अब्दुल्ला से सहमत हैं, हाँ या ना? आपने कहा नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। अगर सहमत नहीं है तो पहले फारूक अब्दुल्ला की तो लानत मलानत कर लीजिए, या उनसे डर लगता है आपको कि मैं उनके खिलाफ बोल दूंगा तो कहीं मुझे पकड़ के टांग ना दे वहां कोई? फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो हिंदुस्तानी हैं। कश्मीर में फारूक हिंदुस्तानी है तो जाके चीनियों को बुला लेंगे क्या? उसको आपने जेल में रखा। हिंदुस्तानी है तो चीनियों को बुला लेंगे क्या? चाइना को मौका दिया, हिंदुस्तानी है तो चीनियों को वेलकम करेंगे क्या? हिंदुस्तानी है तो ये बोलेंगे कि चाइना की मदद से हम 370 इंस्टेट करा लेंगे? 30 साल सलमान निजामी, इस देश की जनता ने वोट देके उनको, उनके पिता को, उनके बेटे को सरकार चलाने का, राज करने का मौका दिया और सत्ता से बाहर हो गए
तो इस हद पे आ गए कि हम चीन से हाथ मिला लेंगे। आप नेशनलिस्ट लोगों को जेलों में रखेंगे, पिंजरे में बंद करेंगे। सर, जिस तो पार्टी में आप पाकिस्तान बैठे हैं अंदर ना, घुसेगा, जिस चाइना पार्टी अंदर की मलाई घुसेगा। खा रहे हैं आप, उस आप पार्टी उनको ने शेख मौका अब्दुल्ला को दे जेल में डाला था। आप हिम्मत उनको हो तो मौका पूछेगा दे। राहुल गांधी से, आपने चाइना हिम्मत को है मौका पूछने दिया, की राहुल गांधी पाकिस्तान से को मौका दिया। कि फारूक अब्दुल्ला के अपने पिता को लोगों जेल में क्यों जेल डाला था भर इतने के, साल? अपने इतने बड़े लोगों के साथ नेशनलिस्ट थे अगर वो तो। छीन के, उनके बोलिए, राइट्स आपने है छीन हिम्मत? लिए। आपने अपने लोगों के साथ ज्यादती की, आप सुनेंगे नहीं अपने ना लोगों सर? को आपने आप अंदर सुनेंगे कर नहीं आप, दिया। क्योंकि अब सुनाई नहीं देगा आपको जब मैं पूछूंगा कि हिम्मत है राहुल गांधी से पूछने की फारूक अब्दुल्ला के पिताजी को जेल में क्यों डाला था। इतने बड़े नेशनलिस्ट थे अगर, जितने आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इतने बड़े नेशनलिस्ट हैं, तो चीन का मुंह क्यों ताक रहे हैं कि वो आएगा और 370 हटा देगा? फारूक अब्दुल्ला साहब की ये पार्टी कौन तो सा नेशनलिज्म बीजेपी है के साथ जो कहता है कि चीन की तरफ देखो, चीन का मुंह ताको और चीन को बुला लो मौका मिलते ही? हम तो कि कह रहे हैं, 370 लगवा मैं दो जी मोदी को दोबारा। चैलेंज कर रहा हूं आपके प्लेटफॉर्म पे, क्यों वो डरते हैं चाइना का नाम लेने के लिए? क्यों नहीं दिखा रहे 56 इंच का सीना? क्यों डरते हैं वो चाइना का नाम लेने के लिए? अभी मौका आएंगे दिया आप सुधांशु लोगों ने त्रिवेदी, उनको। पूछ लीजिएगा उनसे, लेकिन मुझे तो केवल इतना बता दीजिए कि फारूक अब्दुल्ला से इतना डर लगता है आपको? इतना डर लगता है कि फारूक अब्दुल्ला की लानत मलानत करने में भी आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है? नहीं, फारूक उसमें भी अब्दुल्ला आप से डर क्या कर रहे हैं? नेशनलिस्ट फारूक फोर्स, अब्दुल्ला भारत को तो माता की आपने जय जेल बोलने में वाले। डाल दिया। सर, मैं भारत माता की जय बोलता हूं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बंदूक लेके अपने ही देश के लोगों की छाती पे वो चढ़ आप जाऊं उनके क्योंकि मैं भारत माता की जय बोल रहा मैंने हूं। अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। हाँ मैंने सर, आपको आपका भी ये स्टैंड कहा क्लियर कि हो गया, आपने पाकिस्तान इसीलिए आपकी और पार्टी ये चाइना बार को बार मौका कहती है कि दिया ये हमारी कि वो आवाज नहीं कश्मीर में है, घुसे, इनको आजाद आवाजी लद्दाख समझो, में घुसे, हमारी पार्टी की आवाज कश्मीर मत में समझना घुसे। इसको। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब मैं जरा सुशील पंडित और सुधांशु त्रिवेदी दोनों आ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला तो इतनी बड़ी नेशनलिस्ट फोर्स है, अगर मोदी जी 56 इंच का सीना दिखा देते चीन को तो फारूक अब्दुल्ला को मौका ही नहीं मिलता चीन का मुंह ताकने का कि आएंगे और 370 हटा देंगे। देखिए, मुझे लगता है कि सलमान निजामी साहब भूल जाते हैं क्या? कश्मीर का मुद्दा मोदी जी की सरकार आने से पहले जब जब उठता था, आज से भी मैं 50-60 साल पहले के जमाने से कह रहा हूं, तो क्या होता था? केवल एक सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा होता था, बाकी लगभग पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ होती थी। और आज हालत क्या है? जब कश्मीर का मुद्दा आता है तो केवल चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे साथ है। इक्का दुक्का आप मलेशिया वगैरह को छोड़ दें। और इसी 370 पर एड़ी चोटी का जोर लगा के चाइना संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशंस में एक रत्ती का भी प्रस्ताव आगे नहीं ला पाया। मतलब एक बंद कमरे में बैठक कर लो, चाहे जो कर लो, जिसका ना रिकॉर्ड होगा, ना ब्रीफिंग होगी, ना कुछ होगी, कुछ नहीं कर पाया। और उसके बाद आप कहते हैं 56 इंच का सीना। जनाब बताइए, चीन के साथ आज कौन है नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के अलावा? और दूसरी बात ये बताइए, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य झूले बने, में नचा, कुछ नहीं कर पाया ना। वो नचा रहा था चाइना और को। दूसरी बात, शंघाई जिनपिंग को कॉर्पोरेशन किसने के नचाया झूले में? प्रस्ताव में आतंकवाद का मुद्दा जुड़ा, चीन कुछ नहीं कर पाया ना। 370 तो आपने देख ही लिया। और ये याद करिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवाद के ऊपर, विषय के ऊपर सुधांशु जी, आतंकवादी घोषित करने के लिए सारी कहाँ बातें की छोड़ बात दीजिए। कर रहे हैं? मसूद अजहर को नहीं रोक सुधांशु पाया जी, ना चाइना। सुधांशु जी, फिर आप सुधांशु कहां से जी, नजर आ रहा है कि चाइना एक सेकंड सलमान निजामी, चाइना की फोर्स सुधांशु जी ये सारी बातें छोड़ दीजिए। पीछे हटाइए अभी उनको, संबित दम है पात्रा ने आप प्रेस में। कॉन्फ्रेंस की, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला देशद्रोही बातें करते हैं, रिपीट ऑफेंडर है। सर, ये बात केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए थी, इसमें कोई कार्रवाई नहीं? अभी सुनिए, होगी या नहीं होगी? अभी फारूक अब्दुल्ला जी का कुछ महीने पहले का तो बयान है, जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए बोला था। तो पहली बार बोला है क्या? मैं इसलिए बात कह रहा हूं, फारूक अब्दुल्ला साहब वहां के सबसे सीनियर व्यक्ति हैं, तो उनको इस बात को गंभीरता से कहना चाहिए जो बात सलमान निजामी साहब कह रहे हैं। अन्यथा यह भी एक हकीकत है। देखिए, 2 ही परिवारों ने और कुल मिलाकर 3 परिवारों ने पूरे 70 साल कश्मीर के मुस्तकबिल को तबाह किया है। एक नेहरू परिवार, एक अब्दुल्ला परिवार और पिछले 25 साल में मुफ्ती परिवार। इन्हीं 3 ने तो जिनके 70 साथ साल आपने सरकार हुकूमत की बनाई है। थी, ये कहते हुए कि अब ये राष्ट्रवादी हो जाएंगे। हाँ, वो आपने बिल्कुल सही कहा। हम बिल्कुल मानते हैं रोहित जी, हमने सरकार बनाई थी पीडीपी के साथ। और ऐड कर देता हूं, हमने पीडीपी के साथ ही नहीं, उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ भी सरकार बनाई थी। हमने डीएमके के साथ भी गठबंधन किया था तमिलनाडु में, हमने जेडीएस के साथ भी कर्नाटक में किया था, पर कहीं अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं। हमने एक प्रयास किया था, वह गलत था, वह महामिलावट थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह चुके कि हमने एक प्रयास किया, वह गलत रहा, और हमारे लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया, वह महामिलावट थी, जैसे विपक्ष की महामिलावट थी। हमने भी प्रयास किया, नहीं सफल हो पाया। सुधांशु जी, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि देशद्रोही बयान दे रहे हैं फारूक अब्दुल्ला और रिपीट ऑफेंडर है,
सर कार्रवाई क्या है उस पर, या केवल बयान के लिए है ये? वो भी बयान देते रहेंगे, आप भी बयान देते रहेंगे, सरकार भी बयान देती रहेगी, दोनों तरफ से बयानबाजी चलती रहेगी और लोग अपना मजा लेते रहेंगे बीच में, बस ठीक है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, जब कोई राजनीतिक व्यक्ति, वो भी फारूक अब्दुल्ला जी जैसा सीनियर व्यक्ति, इतनी बार मुख्यमंत्री रहे और इतने समय तक उनके पिताजी शेख अब्दुल्ला से लेकर इतने लंबे समय तक रहे, जब वो बयान देते हैं ना, तो उनको जवाब राजनीतिक और नैतिक आधार पर देना होता है। रही बात संवैधानिक और कानूनी कार्रवाई, वह एक अलग विषय, उस पर सरकार करेगी। आज जवाब हम यहाँ राजनीतिक व्यक्ति के रूप में बैठे राजनीतिक जवाब दे, नैतिक जवाब दे। ये कानूनी पेच की आड़ में बचने का प्रयास न करें। ये बोले नैतिक दृष्टि से जो उन्होंने बोला है गलत है कि नहीं, साफ साफ कहें गलत है, और फारूक अब्दुल्ला जी की मजम्मत करते हैं। और आज फारूक अब्दुल्ला जी जेल में चले गए तो उनको बड़ा, कुछ दिन नजरबंद रहे, जेल में नहीं थे, कुछ दिन नजरबंद रहे, कुछ दिन। अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा था कि हमने नहीं रोका है, वो नहीं निकल रहे। शेख अब्दुल्ला साहब तो कितने जमाने में 12 साल रहे तो नेहरू से अदावत नहीं थी, यहां चंद हफ्ते और इतनी अदावत। जरा इसका तो जवाब दे देना। सुशील पंडित हंस क्यों रहे? देखिए, सबसे मैं 2 बातें कहना चाहूंगा रोहित जी। पहली बात यह कि फारूक अब्दुल्ला जितनी मर्जी रामधुन गा लें, जितना मर्जी भारत माता की जय बोल लें, उनके जो मन के अंदर दिल की बात है ना, वो गाहे बगाहे जुबान पे आ ही जाती है। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि आप सबको हैरानी हो और मुझे हैरानी हो। फारूक अब्दुल्ला ने अभी पिछले महीने 19 सितंबर को, ये वही दिन है जिस दिन एनआईए ने 7 आईएसआईएस के गुर्गे इस देश में पकड़े थे, जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े थे, जो पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे, निर्देश ले रहे थे। उसी दिन फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। तो ये उस दिन पाकिस्तान के वकील थे हिंदुस्तान में। आज चीन हमारी सीमा पर हमें आंखें दिखा रहा है, तो ये फूले नहीं समा रहे हैं कि इनकी राजनीति चमक जाएगी क्योंकि चीन भारत को धमका रहा है। यही थे जो हजरत बल मस्जिद से तकरीर करते थे कि ये पत्थरबाज मंत्री या एमएलए या एमपी बनने के लिए पत्थर नहीं फेंक रहे, ये वतन के लिए पत्थर फेंक रहे हैं, ये वतन परस्त पत्थरबाज हैं। इन्होंने सोचा था कश्मीरी में भाषण देंगे तो देश में किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसी फारूक अब्दुल्ला को समझ गई थी ये सरकार जब 5 और 6 अगस्त को, ये मेरे दूसरी बात है, 5 और 6 अगस्त को संसद में हमारी ही सरकार ने कहा था कि इन परिवारों ने इस कश्मीर को बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा किया है, इन्होंने लूटा है लाखों करोड़ रुपया जो इस देश ने कश्मीर पर खर्चा है, उसको जेबों में भरने का काम, कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने का काम, आतंकवाद और जिहाद लाने का काम इन्हीं लोगों ने किया है। इन्होंने पुष्टपनाही की है, ठीक है, हुर्रियत के लोगों के साथ मिली भगत करके। ओके ओके, तो फिर मैं जानना चाहता हूं, चलिए आप राजनीतिक जवाब यहां दे लीजिए, आपको दुल्लत साहब को छुपते छुपाते फारूक अब्दुल्ला के साथ वार्ता करने भेजने की क्या आवश्यकता थी? ठीक, आपने 6 महीने के लिए उनकी नजरबंदी बढ़ाई और 3 ही दिन के अंदर उनको बिना शर्त रिहा करने की क्या मजबूरी थी? आपने कहा था कि यह व्यक्ति देशद्रोह का काम किया है, 3 पीढ़ियों से कश्मीर को बर्बाद किया है। मुझे अपेक्षा थी कि आप श्वेत पत्र लाएंगे, आप मुकदमा चलाएंगे, आप इस व्यक्ति को जेल भेजेंगे, क्योंकि इसी की चीफ मिनिस्ट्री में मेरे समुदाय का जाति संहार हुआ कश्मीर में। हम लोगों का, हिंदुओं का कश्मीर घाटी से निकाला जाना कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की इसी सरकार के चलते हुआ। हम सोच रहे थे कि इनको इनके किए की सजा मिलेगी, मुकदमे चलेंगे, ये जेल जाएंगे। इनकी आपने बिना शर्त रिहाई की। और कांग्रेसी यह ना कहें कि हम इधर भी हैं और उधर भी हैं। एक कांग्रेसी कॉर्पोरेटर था, 20 जून को उसकी टेलीफोन टेप हुई, उसने कहा था चीन आ गया है लद्दाख में, चीन को ले लेना चाहिए लद्दाख। उसका नाम था जाकिर हुसैन। अभी सुधांशु त्रिवेदी के लिए मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं। सुशील जी, जो बात आपने कही वही सवाल मेरा भी था। ये क्या ये मामला केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहेगा कि आपने कुछ बोला, हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीका टिप्पणी करते हैं और फिर मामला खत्म, या फिर ये अगर आप देशद्रोह जैसा बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो फिर आगे तक जाएगा? समीर कौल हमारे साथ आ गए, आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ आ गए। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं और हमारे साथ समीर कौल आ गए हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं।
समीर कौल साहब, क्यों फारूक अब्दुल्ला हर थोड़े दिन बाद कुछ ना कुछ ऐसा बम पटाखा छोड़ते हैं जिसके बाद यह आरोप लगता है कि देशद्रोही बातें कर रहे हैं? पहले तो मैं यहाँ पे बैठे हुए सब मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम अलैकुम और सत श्री अकाल करता हूँ। और सब दूसरी बात, मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुने और मुझे रोके ना, 1 मिनट का टाइम दें। उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइएगा, मैं बराबर वही टिप्पणी करता हूँ जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने की और जिसके ऊपर आप लोग आज आपत्ति जता रहे हैं। मैं बात करता जाता हूँ और आप मुझे बताइएगा कि कहाँ पे वो गलत था। 1 साल पहले हमने अपने ही एक बाग को, जिसको हम लोग अपने सर का ताज कहते थे, उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करके और उसको हमने तोड़ के डिफरेंट स्टेट्स, दो स्टेट्स तोड़ के, और वहाँ पे हमने 2 एसेंशियल आर्टिकल्स हटा दिए जो एक हिस्टोरिकल थे। जो सही है या गलत है ये हम लोग, ये अब अदालत इसके ऊपर टिप्पणी करेगी, क्योंकि ये केस अभी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसकी क्या थी वो अदालत बताएगी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि भाई इससे न कश्मीरी खुश हैं और न चीनी खुश हैं। बताइए इन दोनों में से कौन सी बात गलत है? कोई भी गलत नहीं है। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने यहाँ पे नहीं बुलाया, आप जिस चीन जो हमारा एनिमी है, आप बोल रहे हैं कि आप इसकी बात करते हो कि मैंने उसको यहाँ नहीं बुलाया था जम्मू कश्मीर में। हमारे जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट को बुला के गुजरात लेके, इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि भाई झूले की सवारी की उसके साथ में। कहने का अंदाज है कि भाई उनके साथ बड़ा दोस्ताना माहौल में पेश आए और उसके बाद चेन्नई लेके उनके साथ खाना भी खाया। जब मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद स्वयं ये कर सकते हैं स्वयं, तो अगर भारतवर्ष का, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या मैं हूं, एक डेमोक्रेटिकली अपना एक स्टेटमेंट देता हूं जिससे मेरा निजी ताल्लुक है। उन्होंने ये स्टेटमेंट एज नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट या पार्टी के स्पोक्स से नहीं आया, ये उनका निजी था। बिकॉज इसका मतलब ये है कि हमने जम्मू कश्मीर में, कौन साहब, मैंने टोका नहीं, आपने पूरा 1 मिनट बोला, इस हद तक दबोचा। आपने कहा था टोकना मत, मैंने टोका और इस आपको मौका मिलेगा जवाब देने का। नहीं, इस हद मेरे तक को जवाब नहीं देना, दबोचा मेरे को सवाल है, पूछना है सर आपसे। अगेंस्ट द वॉल इतना कर लिया है कि वहां के, देखिए वहां के जो लोग हैं वो इतने इस हद तक परेशान हैं कि वो करे क्या? चीन की गोद में बैठ जाएंगे जाके? फिर अगर अपनी ही नहीं तो क्या चीन की गोद में बैठ जाएंगे जाके? परेशान है तो खराब करके उनकी कोई सुनवाई अगर घर में कोई चीज पसंद नहीं आए सर, तो पड़ोसी को बाप बना लेता है क्या कोई? सारे मुल्क में ऐसा माहौल क्रिएट करके ये बताया जा रहा है कि वो लोग पाकिस्तानी हैं, कौन साहब, बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, वो लोग एनिमी हैं, और सीधी भाषा में पूछ रहा हूं। तो मुझे ये आपने करे तो करे कहा क्या? 1 मिनट का समय दो, उसमें 55 सेकंड आपने जस्टिफाई किया और उसके बाद 10 सेकंड में तुरंत पल्ला झाड़ लिया कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने निजी स्तर पर यह बयान दिया, पार्टी के फोरम से नहीं दिया। पहली बात तो मुझे यह समझ नहीं आता सर, जिसके पिता मुख्यमंत्री रहे हो, जो खुद मुख्यमंत्री रहा हो, जिसका बेटा मुख्यमंत्री रहा हो, जो खुद पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट पर हो, ये गलत लग रहा है। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूं, सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए मेरा। उसका कोई बयान निजी बयान कैसे हो सकता है? पहली चीज, वो आप कैसे कवर कर सकते हैं कह के कि निजी है? दूसरा सर, आप कह रहे हैं घर में दिक्कत है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा। सर आपको घर में कोई चीज पसंद नहीं आती, पड़ोसी को थोड़ी ना पिता बना लेते हैं। अपने पिता से ही कहते हैं ना कि मुझे ये दिक्कत है, इसका इलाज चाहिए, या उसे धमकी देते हैं कि मैं चीन को पिता बना लूंगा अपना? जी नहीं, आप देखिए, मुझे ऐसे बताइए, जब इतनी देर मांग के 10,000 हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग इस कंट्री के लिए जान दे के पिछले 30 साल में, आप पता कर सकते हैं, मैं नहीं बोल सकती, ये मेरी बोलनी, ये मेरी टिप्पणी नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। 10,000 लोग हमने जिनका खून बहाया इस मुल्क के लिए पिछले 30 साल में, हमारे वर्कर, फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी फैमिलीज को आप क्या जवाब दे रहे हैं? आप क्या जवाब अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं? आप उनको बोलते हैं कि भाई आप पाकिस्तानी हो, वही कह रहे हैं ना, जिनके लिए फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। मेरा एक और सवाल है, मेरा एक और सवाल है आपके लिए, बड़े हम्बली मैं पूछ रहा हूं। मुझे ये बताइए, क्या फारूक अब्दुल्ला ने या किसी ने वहां से कोई पुलिस या आर्मी भेजी कि आप उनकी बात मानिए? आपने तो वही किया ना, हमने, मेरे मुल्क ने तो वही किया ना मेरे साथ, कि आर्मी और पुलिस भेज के मेरे को कमरे में बंद करके कुछ भी कर दिया। उन्होंने ऐसा नहीं किया।
जब तक कि पार्टी कोई ऑफिशियली प्रेस नोट जारी ना कर दे कि ये फारूक अब्दुल्ला का बयान है, तब तक उनकी किसी बात को सीरियसली ना लें हम लोग। मेरे मुल्क के लोगों को समझना पड़ेगा। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं और सीधा पूछ रहा हूं, क्या आप ये कह रहे हैं कि हम फारूक अब्दुल्ला की बातों को सीरियसली ना लें जब तक पार्टी प्रेस नोट जारी ना कर दे? देखिए, ये अगर कोई मैं अपना पर्सनल स्टेटमेंट देता हूं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनल कि क्या भाई होता आपने है? ऐसा क्यों कहा, आपको क्या आपत्ति थी, पर्सनल क्या होता है? एक लेकिन ऐसे ओहदेदार जब आदमी के लिए पर्सनल क्या होता है सर? पार्टी एक प्रेस नोट इशू करती है, आप कौन सा वो सुनते हैं? आप वो भी नहीं सुनते। आप मेन स्ट्रीम को आपने जम्मू कश्मीर में इतना दबोचा कि वहां कोई मुंह नहीं खोल सकता। अच्छा, कुछ बोल भी नहीं। अच्छा, अगर बोल नहीं सकता सर तब ये हाल है। मेरे को अगर बोल रहे होते मेरी तब बात तो सुनो, आपको पता नहीं क्या कर देते। आपने उसको वोट लेने के बोल लिए नहीं सकते तब ये हाल है, मुल्क में बोल इतना रहे होते बदनाम तब तो कर पता नहीं दिया आप क्या कर देते वोट सर। के लिए एक के कि बाद आप एक आज समीर बोल नहीं कौल पाते। बयान हैं जिनको गलत लेके बार बार सवाल उठे हैं और आप कह रहे हैं बोलने नहीं दिया जाता। सुधांशु त्रिवेदी उनकी बात का जवाब दे दीजिए, वो कह रहे हैं कौन सी ऐसी बात उनमें से कोई भी बयान आपको, अगर आपको कोई भी बयान या मेरे किसी भी भाई को कोई भी बयान गलत लगता हो या झूठ लगता हो तो आप बताइए। सुधांशु त्रिवेदी सच है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। बोले सुधांशु जी। पहली बात तो इन्होंने बड़ी बात कही, क्योंकि सत्य कड़वा सत्य फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान जो है वो निजी बयान है। और दूसरी बात, कश्मीर में इतना हो गया है, फारूक अब्दुल्ला साहब को छोड़ दिया गया था ना, इसीलिए कितने लोग आ गए हुजूम के साथ, कितने लोग सड़कों पे आ गए। याद करिए, ये वही कश्मीर है ना, हर जुमे के दिन मस्जिदों से मॉब निकलती थी और जो हमारे पूरे भारत में बैठे लोग बड़े जलवे से मॉब लिंचिंग कहते हैं, उसकी शुरुआत तो वहीं से हुई थी कि किसी भी पुलिस के सिपाही को मार दिया जाता था। अब ना वो नजारा दिखता है। फारूक अब्दुल्ला साहब बाहर हैं, कोई 10 लोग उनके रैली में कोई इकट्ठा नहीं हो रहे, रैली क्या, कोई पता नहीं कितने लोग उनके 100 लोग उनके सामने नहीं आ खड़े हो रहे हैं, और कश्मीर पूरा परेशान है। अरे भैया, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कश्मीर परेशान है या आपका दिमाग परेशान है। आप चाइना की बात कह रहे हैं, व्यक्तिगत बात। चाइना, अरे पड़ोसी की बात नहीं, पहली तो टेक्निकल बात, चाइना का क्या लोकल स्टैंड ही है। पाकिस्तान की बात तो फिर भी समझ में आती है कि अब जवाहरलाल नेहरू जिस ढंग की गलतियां कर गए थे उसकी वजह से पाकिस्तान को बोलने का एक लोकल स्टैंड ही मिलता है। चाइना कहां, और भूल गए भैया। आप कह रहे नजर बंद, अरे चाइना तो तोप लगा के मस्जिदें उड़वा दी है। वो तो कहेगा टोपी नहीं रख सकते, वो तो कहेगा दाढ़ी नहीं रख सकते, उठा के बंद कर देगा। वो कहेगा रोजा नहीं रख सकते। क्या हो गया भैया, ये आलमे बदहवासी हो गई क्या कि कत्ल होने के बाद हम क्या करें, कातले के मोहल्ले में हम चल दिए। समीर कौल साहब, आप समझाइए चाइना ने क्या किया, समझ में आ रहा है? ये किस बदहवासी के आलम में आ गए कि भारत सरकार को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी हो जाए, मतलब हम खुदकुशी करने को तैयार हैं। और चाइना में जाके जो हालत है, सिकियांग प्रोविंस कश्मीर से बहुत दूर नहीं है, वहां की कुछ तो समझ आती होगी। और उसके बाद आप इस जंग की बात करें तो जो देश के लिए भी खतरनाक है, आपके खुद के लिए कितनी खतरनाक है। तकनीकी दृष्टि से गलत है, संवैधानिक दृष्टि से गलत है, नैतिक दृष्टि से गलत है, और आप आके कहेंगे ये तो निजी बयान है। कौल साहब जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, फिर मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम को और इरफान हफीज लोन को ला रहा हूं। कौल साहब जवाब दे दीजिए उनकी बात का। नहीं, मेरा जवाब देने का ये बिल्कुल इनको याद दिलाना चाहता हूं, बिल्कुल वही चाइना है जिसके प्रधानमंत्री को हमने आमंत्रित करके खाना पीना खिलाया, जिसके साथ दोस्ती जताई, खाया पिया, जस्टिफिकेशन है क्या? झूले दिए उसके, आपको खुद लगता है ये जस्टिफिकेशन है? जिसकी कंपनियों से मैंने अपनी पार्टी में जस्टिफिकेशन है क्या कि एक मुल्क के साथ हम बिजनेस कर सकते हैं तो हम उसका मुंह क्यों नहीं ताक सकते हमारे संवैधानिक मामले में दखल देने के लिए? चाइना है, हम उसी चाइना की बात कर रहे हैं। नहीं, कौल साहब, मेरा सवाल यह है, वैसे तो आप लोग बड़े मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, अब वो चीन आपको पसंद आने लगता है जो मस्जिदों को तोड़ के टॉयलेट बना देता है। सर की बात मत करिए, मैं ये बात आपकी, सर आपकी पार्टी का नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था जिसको आपने बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शक्ल दी ताकि एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए मुसलमानों के अलावा। आप इसलिए मेरे से उसके इतिहास पे बहस मत करवाइए सर, मुझे केवल ये बता दीजिए कि आप प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात की तुलना इस बात से कर रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला चीन को बुला लेंगे क्योंकि हमने संवैधानिक तौर पर 370 हटा दी। ये दोनों को तोला जा सकता है? जब तक आप हिंदू मुस्लिम वगैरह ये सब जातिवाद और सर आपकी पार्टी के नेता यहां बैठ के कह के गए हैं कि हमारे कश्मीर की शक्लो सूरत बदल जाएगी क्योंकि ये लोग डेमोग्राफी चेंज कर देंगे। मैंने नहीं बोला सर, उमर अब्दुल्ला मेरे शो पे बैठ के कह के गए हैं हम 68% हैं यहां पर,
हम तय करेंगे यहाँ क्या खाया जाएगा। हाँ, तो मैंने नहीं बोला सर, हाँ, वो तो धार्मिक मुझे ही बयान थे। हाँ तो मुझे बताइए गलत क्या है उसमें? आपको क्या बात गलत लगी उसमें? अगर कोई झूठ हो, आज वो बहस कोई का झूठ विषय नहीं बात है, बोली जाएगी, लेकिन जब आपने कहा कि इसको धार्मिक रंग मत दो, तो यहाँ आप सुशील बोल पंडित सकते हैं कि बैठे भाई ये गलत बात, अभी असत्य मुंह है। खोलेंगे सर, लेकिन ये तो सत्य है। तो सारा जहर सामने आ जाएगा जितना उनके लोगों ने पिया है पिछले 30 साल में। कुछ भी खोलें उससे क्या फर्क कुछ भी नहीं, मुंह खोलेंगे उससे फर्क। मैं वो सब के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे। चलिए समीर कौल जी से मैं एक बात कहना चलिए सर, आप उठ के चले जाना चाहते हैं, आपका चॉइस है। सवालों का सामना करने से अगर आपको डर लगता है सर, तो कम से कम अपने नेताओं को समझाइए, जिस देश का नमक खाते हैं कम से कम उसके खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन, आपने ट्वीट किया कि अब जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता, ना चीन के जरिए ना किसी और जरिए से। क्या यह बात उस व्यक्ति को समझ नहीं आती जिसके परिवार ने 30 साल इस देश के लोगों से वोट पाए हैं, सरकारें चलाई हैं कश्मीर में? देखिए रोहित सरदाना जी, कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी विचार और कोई भी बयान जो देश के खिलाफ है, उसे ना स्वीकार किया जा सकता है ना बर्दाश्त किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनकी पार्टी उनके सत्ता में रही है जम्मू कश्मीर में, और उनके फादर भी मुख्यमंत्री रहे, वो खुद मुख्यमंत्री कई बार रहे, उनके बेटे भी चीफ मिनिस्टर रहे। और मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला देश के खिलाफ बात उन्हें करनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने देश के खिलाफ बात की है और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने नेशनल लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोहित जी ये कहा है कि फारूक अब्दुल्ला का बयान देश के खिलाफ है, तो मैं जानना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से, और ये बड़ा गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, भारत का बच्चा बच्चा चाहता है कि कश्मीर के ऊपर कोई उंगली ना उठे, लेकिन सुधांशु जी, क्या ये बात गले उतरती है कि आपकी पार्टी और आपकी सरकार ये माने कि फारूक अब्दुल्ला देशद्रोही हैं, फिर उन्हें छोड़ा क्यों गया? क्या ये बयान देने के लिए ही छोड़ा था? ये सुशील पंडित जी का भी मैंने सुन रहा था, उनकी बात से मैं सहमत हूं कि भाई ये बताइए, अगर वो देशद्रोही हैं तो फिर बाहर क्यों हैं? ये एक बड़ा सवाल है हमारे सामने। फारूक अब्दुल्ला अगर देशद्रोही हैं तो फिर बाहर क्यों हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। और वो बाहर छोड़े क्यों गए? महबूबा मुफ्ती तो आपने चीफ मिनिस्टर उनको बनाया, लेकिन आप अभी तक उनको रिहा नहीं कर पाए हैं, उनकी नजरबंदी शायद चल रही है। दीजिए जवाब सुधांशु जी। लेकिन डॉक्टर फारूक सवाल पूछा तो आपने कहा राजनीतिक बयान क्या सरकार की और फारूक अब्दुल्ला साहब के बीच की कोई जवाब दे दीजिए। उसके बाद इरफान हफीज लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनके पास मैं जा नहीं पाया, बिल्कुल जवाब वकील है, उनसे भी पूछूंगा। मैं इनकी बात का बिल्कुल जवाब दूंगा। आचार्य जी पहले ये बता दें, यहाँ राजनीतिक नैतिक दृष्टि से उनकी नजर में फारूक अब्दुल्ला का बयान देशद्रोही है या नहीं, हाँ या ना? अगला उसके बाद मैं पूरा उत्तर देता हूँ। सुधांशु जी, मैंने साफ कह दिया कि मैं देखिए आ गया ना, मैंने साफ, अब देखिए आ गई वही बात। अब हाँ या ना ही नहीं बोलेंगे। अब मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने मेरी बात पहले हाँ या ना ले लेते हैं ना। सुधांशु जी, आपने कहा हाँ या ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या फारूक अब्दुल्ला देशद्रोही हैं? मैं उनके बयान का समर्थन बिल्कुल नहीं करता, मैं उनके बयान के साथ नहीं खड़ा हूँ। और हमने क्या क्या किया वो आगे बताऊंगा, पहले आप बोलिए। फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया वो देशद्रोह है या नहीं? फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं किसी नेता के उस बयान का समर्थन नहीं करता हूँ जो ये कहता है कि 370 को वापस लाया जाएगा, क्योंकि 370 इस समय देश की जनता नहीं चाहती है कि 370 दोबारा आए। 370 का मामला खत्म हो चुका है, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, बोलिए हाँ या ना, क्या फारूक अब्दुल्ला देशद्रोही हैं? अगर देशद्रोही हैं तो वो जेल में क्यों नहीं? देखिए, अच्छा देखिए, सुनिए, इन्होंने तो कह दिया, हाँ या ना का जवाब नहीं दिया, और इन्होंने कहा 370 हटाए जाने के खिलाफ है। इनकी ही पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी फ्लोर ऑफ द हाउस में बोल चुके हैं, ये तो भारत का अधिकारी नहीं था, ये तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा था। सोनिया गांधी घूरती रह गई थी उनको, आज तक वो बयान वापस नहीं लिया। अब हम बताते हैं, जिन जिन लोगों ने देशद्रोह से रिलेटेड बातें की हैं, हमने सब पे कार्रवाई की है, इवन महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार रहते हुए। याद करिए, हुर्रियत के नेता किस जलवाए जलाल के साथ आते थे दिल्ली, पूरी सिक्योरिटी जलवे के साथ। अब क्या हुआ? उनपे एनआईए के मुकदमे लगे, अब एनआईए की पेशी में आते हैं दिल्ली, ईडी की कार्रवाई झेल रहे हैं। तो जो जो लोग हमने कहा
कि इन्होंने देशद्रोह किया तो वह करके दिखाया, उसके प्रूफ भी इकट्ठा किए कि पैसा आ रहे हैं तो ईडी की कार्रवाई, उसके बाद उनका जिन जिन आतंकवादियों के साथ निकला तो एनआईए की कार्रवाई। तो आश्वस्त रहिए, नेता छोटा हो या बड़ा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े नेताओं के साथ ये हुआ। ठीक है, अगर किसी भी नेता ने यह बोला है उसको तथ्यात्मक आधार पर पुष्ट करके सरकार प्रभावी कार्रवाई करेगी, जो हमने पहले भी करके दिखाया है। ओके, इरफान हफीज लोन, एक सेकंड आचार्य जी, इरफान साहब बोल नहीं पाए अभी तक। एक बात, अलगाववादियों के साथ हैं, महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के साथ हैं, ये आपको कब पता चला? जब आपने महबूबा मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर बनाया, पीडीपी को सत्ता दी, कश्मीर के तमाम पत्थरबाजों को छोड़ा, क्या सुधांशु जी उस समय भी आप गृह मंत्री के सलाहकार थे? पता नहीं था? प्रमोद जी एक सेकंड, मैं पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा सुधांशु जी से, लेकिन उसके पहले इरफान हफीज लोन को चर्चा में ले आए, वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं। वकील साहब, इरफान हफीज लोन, अगर मैं सही हूं तो आप वकील हैं? जी जी बताइए। अगर मुकदमा चलता है देशद्रोह का, हालांकि अभी तक सुधांशु जी ने कहा नहीं ऐसा कि मुकदमा चलाएंगे फारूक अब्दुल्ला पर देशद्रोह का, लड़िएगा केस उनका? देखिए रोहित जी, आपसे गुजारिश है, रोकने के बिना मुझे 1 मिनट दीजिएगा। सर मैं 1 मिनट दे देता हूं, लेकिन आपका माइक हिल रहा है, शायद कुछ दिक्कत है, उसको ठीक कर लीजिए एक बार, आपकी आवाज टूट रही है। आ रही है आवाज आपसे? हाँ, बोलिए अब। जी मेरी आपसे सबसे पहले ये शर्म की बात है कि सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे साथी आपके गेस्ट होते थे, हमारे फ्रेंड बाबर कादरी साहब, वो हमारे बीच नहीं रहे, अल्लाह उनको जन्नत दे और उनके परिवार को हिम्मत दे। और एक शर्म की बात यह है कि आप लोगों ने, जो आपके गेस्ट होते थे, पूरे मीडिया ने, जो ये राष्ट्रीय मीडिया है, किसी ने भी 2 शब्द कंडोलेंस उनके परिवार के लिए भी नहीं बोले। मैं समझता हूँ शर्म की बात है। बाकी मैं आप ऊपर वाले से दुआ करता हूँ आपको कुछ बुद्धि दे। इरफान साहब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, हमें हमारा काम ना बताइए, हमें जिसको जहां संवेदना जतानी थी हम जता चुके, पहली चीज। दूसरी चीज सर, अगर कोई आतंकवादी किसी को मार दे रहा है तो ये उस आदमी को खुद भी सोचना चाहिए सर, जो बैठ के पैरवी करता था आतंकवादियों की। आप खुद भी करते हैं और उन लोगों की पैरवी करते हैं जो बाद में आप ही लोगों के घरों को, परिवारों को मारने के लिए बम बंदूकें लेके खड़े हो जाते हैं सामने। मुझे पैरवी करने से पहले सोचा कीजिए, दूसरों को सीख देने से पहले ना, दूसरों को भाषण सुनाने से पहले जरा अपने कारनामे देख लिया कीजिए। अब मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिए। लड़ेंगे केस, हालांकि कोई इस लायक नहीं समझेंगे आपको, बड़े बड़े वकील मिल जाएंगे उनको, लेकिन लड़ेंगे केस, देशद्रोह का आरोप हटवाने के लिए लड़ेंगे केस। आप सुनिए मेरी बात, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो धारा 370 है भारत के पार्लियामेंट ने नहीं दिया था, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दिया था। अच्छा। आप सुनिए मेरी बात, आपको सब लोगों को ये गलत ख्याल है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको माना था और एक एग्रीमेंट हुआ था, और आपने इसे तोड़ के, जब आपने इसे तोड़ा उसके बाद नताज आपके सामने है। जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला, जो पूरे यहाँ हिंदुस्तानी माने जाते हैं और जो इलेक्टेड चुने हुए नुमाइंदे हैं, उन्हें लोगों ने चुना है। आज वो कह रहे हैं कि चीन का दबाव आएगा भारत पे और वो हमें 370 शायद वापस मिलेगा। हमने तब भी कहा था 370 हटाने से यहाँ पर लोग ये दिल आप नहीं जीत पाएंगे, आप झूठ बोल रहे हैं, लोग दूर हो जाएंगे। आज फारूक अब्दुल्ला जैसे व्यक्ति आपसे दूर हो रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं? ये कह रहे हैं चीन की गोद में चले गए फारूक अब्दुल्ला, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वाकई फारूक अब्दुल्ला चीन के साथ गठबंधन कर रहे हैं कोई? जम्मू कश्मीर में शांति होगी, जम्मू कश्मीर में अमन होगा। लोन साहब, आपको देख के तो लगता नहीं कि शांति होगी, जिस तरह से आप बात करते हैं उस तरह से तो शांति नहीं होती है कम से कम। पूरे कश्मीर को बंद करके नहीं, लेकिन मैं एक सवाल जो पूछ रहा हूँ, सुशील पंडित ये तो ऐसा ही करते रहेंगे, आप जानते हैं ये यही करेंगे। सुशील पंडित जो बात इन्होंने कही फारूक अब्दुल्ला को दूर कर दिया, तो दूर कर दिया मतलब चीन के नजदीक कर दिया क्या? दूर कर दिया का मतलब क्या है? घर में बात पसंद ना आए परिवार की नहीं, इन्हें तो पड़ोसी को पिता बना लेता कोई? रोहित जी, सुशील पंडित बोलिए। रोहित जी, देश के बच्चे बच्चे का जो आग्रह है वो ये है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उनका आग्रह ये नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला भारत का अभिन्न अंग है। फारूक अब्दुल्ला का मन चाहे जाके सिंचियांग में रह ले और उसको समझ में आ जाएगा कि चीन मुसलमानों के साथ कितना प्यार मोहब्बत जताता है।
जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। चाहे वो सैयद अली शाह गिलानी हो, महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हो, अगर उनको भारत से प्यार नहीं है तो कल टिकट कटा के बाहर जा सकते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो भारत में रह करके भारत की जमीन से भारत के खिलाफ विश्वमन करें, जहर उगले आए दिन। भारत को ऐसे गद्दारों की आवश्यकता नहीं है। अगर उनके लिए चीन, उनके मन में चीन के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है तो सिंचियांग जाएं, सिंचियांग जाके रहें अपने बेटे के साथ और देखें कि फिर चीन उनको 370 के अलावा और क्या क्या दिलाता है और कैसे कैसे उनकी खातिरदारी करता है, उनकी तारीफपोशी करता है। सलमान निजामी बहुत देर से कुलबुला रहे हैं, सलमान निजामी के पास चलूं, उसके बाद सुधांशु जी आपको दोनों तीनों का जवाब देना होगा एक साथ जाने से पहले। सलमान निजामी, आप फारूक अब्दुल्ला से परहेज कर रहे थे, अभी परहेज करना भी नहीं चाहते थे और कोशिश भी कर रहे थे कि परहेज दिखा दें, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के नेता पी चिदम्बरम, उन्होंने क्या कहा 23 अगस्त 2020 को? 6 विपक्षी दलों की एकता और साहस को सलाम, जो 370 के खिलाफ एक साथ आए। मैं उनसे अपनी मांग के साथ पूरी तरह खड़े होने की अपील करता हूं। देखिए, फारूक अब्दुल्ला ने जो स्टेटमेंट दिया, पूरी मिर्ची लग गई भाजपा के नेताओं उनको, प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे आपको शर्म आनी चाहिए कि चाइना जो है अंदर घुसा हुआ है, 1500 स्क्वायर किलोमीटर अभी भी अंदर है। पाकिस्तान हर रोज कश्मीर में आतंकवादी हमले करवा रहा है, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो आप? एक बात तो बताएंगे, क्यों चाइना से डर रहे हो आप? सलमान साहब, एक बात जानना चाहता हूं। कश्मीर को आपने बर्बाद कर दिया, मेन स्ट्रीम लीडरों को आपने अंदर कर दिया, कश्मीर के लोगों को आपने पिंजरे में बंद कर दिया, कांग्रेस और के पाकिस्तान और चाइना बड़े को थिंक टैंक हैं कश्मीर के, ना नौकरियां दी, एक बात बता दीजिए सर, रोजगार दिया, लोग परेशान, बर्बाद कर दिया जम्मू कश्मीर को। और यहाँ आप बोल रहे फारूक अब्दुल्ला ने ये बोल दिया, मिर्ची लगी आपको। जम्मू कश्मीर को आपने बर्बाद कर दिया, नौकरियां कहीं नहीं है, रोजगार कहीं नहीं है। जिस जम्मू कश्मीर को आप बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, उसमें 30 साल फारूक अब्दुल्ला का खानदान वहां राज कर रहा था। तो अगर आप बर्बाद करने की बात कर रहे हैं तो उनका पूरा बराबर का पार्टनरशिप है उसमें। पहली चीज, जिनके लिए आप वकालत कर रहे हैं चोरी छुपे यहाँ पे बैठ के। दूसरी चीज, अब आपसे पूछ रहा हूं, सीधे सीधे पूछ रहा हूं, 6 सालों सीधे पूछ रहा हूं सलमान निजामी, हिम्मत है तो जवाब दे देना। हालत क्या है? साफ साफ पूछ रहा हूं सलमान निजामी, भाषण देना बंद करो, सवाल पूछ रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा 15 मिनट में चीन को खदेड़ देते। जब चीन आया था तब तो वायुसेना को जाने की इजाजत तक नहीं दी थी उनकी सरकार ने, पार्टी की। तब क्या हो गया था? आज बता रहे हैं 15 मिनट में खदेड़ देंगे। कैसे खदेड़ देंगे बताइए साहब? इतने सालों में चाइना ने जुर्रत नहीं की लद्दाख में घुसने की। अरे सर, 15 मिनट में खदेड़ने का फॉर्मूला बताइए ना। आप उससे लोन 15 मिनट में खदेड़ने का फॉर्मूला बताओ सलमान निजामी। दे दो, एक दिन बताओ ना राहुल गांधी को, एक दिन दे दो, मैं गारंटी दूंगा 15 मिनट नहीं 10 मिनट में खत्म कर देगा। चूल्हा नहीं नचाएगा मोदी की तरह। किसको दे दे सर, किसको दे दे? राहुल गांधी को एक दिन दे दो, फिर देखो। ठीक सर, इंदिरा गांधी का बेटा है वो। ओके सर, पोता है। ओके सर, ओके, पहले तय कर लीजिए क्या है, बेटा या पोता? डरपोक चौकीदार नहीं है। आखिरी कमेंट सुधांशु त्रिवेदी, लास्ट कमेंट फटाफट से, जो सवाल फटाफट से। देखिए, उन्होंने ये कहा कि अगर राहुल गांधी जी को मौका दे दिया जाए तो मैं बताना चाहता हूं, उनके पूज्य पिताजी के श्रद्धेय नाना जी के जमाने में तो चीन ने पूरा कब्जा कर लिया था, ये करार और व्यापार कर रहे थे, और फिर ठोक के कहे 15 मिनट में भगा देंगे। वो जो हिंदी क्षेत्रों में, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में कहावत है कि बाप न मारे मोदी जी ने क्या किया? छप्पन इंच का सीना कहां है? वो लाल आंख कहां है? इस समय फारूक अब्दुल्ला जी के बयान में नजर आ रही है। वो जानते क्या है? ये जैसे आजादी के समय, अब डिस्टर्ब कर रहे हैं निजामी साहब। अरे सुनिए, समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया है, माफी चाहते हुए समय समाप्त हो गया है। लेकिन राजनेताओं को बयान देने के पहले सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं और उसके क्या मायने हो सकते हैं और ये बात कितनी दूर तक जाएगी। और देखने की बात ये भी होगी कि बीजेपी इस मामले पर केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है या फिर कार्रवाई भी करेगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।